हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। थर्मल फिजिक्स में हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे, जहां पर हमने हीट को ट्रांसफर करने के लिए तीन डिफरेंट मेथड्स की स्टडी की थी: कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम हीट ट्रांसफर में बात करेंगे इमिसिव पावर की। ठीक है, देखते हैं कि इमिसिव पावर क्या होता है। इमिसिव पावर स्टूडेंट्स, जैसे हमने एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस की स्टडी की थी, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। कौन? इमिसिव पावर। देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो यहां पे मैंने एक बॉडी ले ली है। एक्चुअली मैं इसको हॉट बॉडी कहूंगा, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, ये एक हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि सभी बॉडी रेडिएंट एनर्जी, या यूं कहूं कि थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं अगर उनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज्यादा हो। ठीक है, ऑल बॉडीज रेडिएंट ऑल बॉडी प्रोड्यूस रेडिएंट एनर्जी। और रेडिएंट एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी या जो हीट एनर्जी आपको रेडिएशंस के थ्रू मिले, उन्हें हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, ऑल बॉडीज प्रोड्यूस रेडिएंट एनर्जी व्हेन इट्स टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन। और 0 केल्विन क्या होता है? आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, ये हॉट बॉडी क्या करेगी? यहां से कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी को इमिट करेगी। मैं लिख देता हूं यहां पे, इमिट रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, समझ में आई बात? हॉट बॉडी क्या करेगी? रेडिएंट एनर्जी को इमिट करेगी। कैसे? कौन से मेथड से? थर्मल रेडिएशन मेथड से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं इमिसिव पावर को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, है ना। तो कैपिटल ई इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल ई इक्वल टू होगा रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्योंकि ये है क्या है? ये है इमिसिव पावर। और पावर के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी फॉर्मूला पढ़ा है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। लेकिन यहां पर मुझे एक और शब्द ऐड करना होगा, वो ये होगा इमिसिव पावर इक्वल टू रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहां पे, इमिसिव पावर डिनोट्स रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट, इमिसिव पावर का एसआई यूनिट होगा स्टूडेंट्स यहां पर एनर्जी पर यूनिट टाइम का, एनर्जी पर यूनिट टाइम का एसआई यूनिट होता है वैट। ठीक है, वैट। और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इमिसिव पावर का एसआई यूनिट हो जाएगा वैट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। और हो सकता है कि इसके बेस पर कभी एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इमिसिव पावर, वो आपको फाइंड करने आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की।
किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ स्टूडेंट्स डिफरेंट है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने स्टडी किया था। वहां पे जो आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा वो अलग था, और यहां पे जो आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ने वाले हैं थर्मल फिजिक्स में, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंपेयर में अलग होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। यहां पे जो किरचॉफ्स लॉ होगा वो रिलेटेड टू थर्मल फिजिक्स होगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, किरचॉफ जो सर हैं वो बताते हैं कि किसी भी बॉडी का अगर आप एक फिक्स टेम्परेचर पर इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो वो ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, एक बार मैं स्टेटमेंट आपको यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर to absorptive power for all bodies at given temperature is always same and equal to emissive power of black bodies at that temperature। समझ में आई बात? किरचॉफ सर ये कहते हैं कि E फॉर इमिसिव पावर किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, और A है एब्जॉर्प्टिव पावर किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। किसी भी टेम्परेचर पर ये वाला रेशियो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। और ऐसा क्यों होगा वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बॉडी जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब करेगी रूम टेम्परेचर पर, वही बॉडी सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रेडिएट करेगी और इमिट करेगी। ठीक है ना? और इस तरीके से भी मैंने आपको बताया था कि गुड एब्सॉर्बिंग बॉडी या गुड हीट एब्सॉर्बिंग बॉडी इज ऑल्सो गुड इमिटर। लो एब्सॉर्बिंग बॉडी इज ऑल्सो लो इमिटिंग बॉडी। एक बार आप इसे नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन वो ये कहती है इफ ए बॉडी हैव हाई इमिसिव पावर it should have also high absorptive power। क्लियर? एंड इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स क्या होगा? लो इमिसिव पावर इट शुड हैव आल्सो लो एब्सॉर्प्टिव पावर। और उसी टेम्परेचर पर इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल टू क्या होगा? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं प्रूफ करके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हुआ। प्रूफ है ना, किसका प्रूफ होगा? ये किरचॉफ्स लॉ का। सपोज करो ये आपके पास एक चैम्बर है और इस चैम्बर में मैंने दो बॉडी रख दी है, दो बॉडी इस तरीके से। ये बॉडी है मान लीजिए कि B और ये वाली बॉडी है C। दोनों बॉडी का ज्योमेट्रिकल शेप बिल्कुल सेम है। B एंड C हैव सेम ज्योमेट्रिकल शेप।
ओके स्टूडेंट्स, लेकिन दोनों के कलर में डिफरेंस है। ये कोई भी एक लो इंटेंसिटी वाला कलर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक येलो कलर है, आप ऐसे मान लो येलो कलर है, और ये ब्लैक कलर है। क्या स्टूडेंट्स, ये ब्लैक कलर है। बॉडी जो सी है उसको मैंने ब्लैक कलर से पॉलिश कर दिया है। ठीक, अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा। ठीक है, डेल्टा यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट on both bodies in given time डेल्टा टी। दोनों को मैं सेम टाइम के लिए, बॉडी बी एंड बॉडी सी, सेम टाइम के लिए मैं इनको डेल्टा यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा ना, इंसिडेंट। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो ब्लैक बॉडी होगी वो डेल्टा टी टाइम में इस पूरी एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। ठीक है, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, if temperature remain constant, अगर यहां if temperature remain constant of black body, अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रखूं, ठीक है, तो जो उसका इमिसिव पावर होगा, इमिसिव पावर EB is the emissive power ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू है इंसिडेंट एनर्जी, और ब्लैक बॉडी ने इस इंसिडेंट एनर्जी को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट। तो इंसिडेंट एनर्जी या यूं कहूं एब्जॉर्बिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल्टा यू इक्वल टू के यहां पर कांस्टेंट है, इनटू ईबी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई ब्लैक बॉडी की बात, और मैंने यहां पर ब्लैक बॉडी को सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं येलो बॉडी की, और उससे पहले मैं इसको एक बार क्लीन कर दूं। स्टूडेंट्स येलो बॉडी कह लीजिए या कोई भी एक ऑर्डिनरी बॉडी कह लीजिए, एनी ऑर्डिनरी बॉडी, वो क्या है, बी। अब स्टूडेंट्स इस बॉडी बी के ऊपर भी आप कितनी एनर्जी दे रहे हो, डेल्टा यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, स्मॉल टाइम है। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या ये येलो बॉडी या एक ऑर्डिनरी बॉडी टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पाएगा? नहीं, वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, और वहां पे जो रिमेनिंग एनर्जी होगी उसी को वो एब्सॉर्ब कर पाएगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए, एनी ऑर्डिनरी बॉडी बी हैव एब्सॉर्प्टिव पावर ए। ठीक है, any absorptive power A, so that body B absorb A delta U amount of energy। समझ में आई बात? तो ये जो बॉडी B है वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, A इंटू डेल्टा U। आप फॉर्मूला याद करिए, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, एब्सॉर्प्टिव पावर A इक्वल टू
एब्सॉर्बिंग एनर्जी, जिसको आपने Q लिखा था, Q2 लिखा था शायद, और Q क्या था स्टूडेंट्स आपका, इंसिडेंट एनर्जी। तो एब्सॉर्बिंग एनर्जी क्या हो गई थी, Q2 इक्वल टू A इंटू Q। ये फॉर्मूला कल हमने स्टडी किया था कि एब्सॉर्प्टिव पावर इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्बिंग बाय बॉडी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। क्लियर है? तो यहां से आपने Q2 कैसे फाइंड आउट किया, यानी एब्सॉर्बिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल टू A इंटू Q। उसी फॉर्मूले से हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं इन सेम टाइम T। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर भी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, अगर आप यहां पर भी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर लें, कांस्टेंट कर लें, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए, और E, मान लीजिए जो ये E है, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी B, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी B इन टाइम डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, सेम इसी तरीके से A डेल्टा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, क्योंकि हमें एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है, कि एब्सॉर्बिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिसिव पावर। एब्सॉर्बिंग पावर जितना ज्यादा होगा, इमिसिव पावर उतना ही ज्यादा होगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, तो आपको ध्यान में रखना है कि एब्सॉर्बिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिसिव पावर। ठीक है? तो अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, A डेल्टा U इक्वल टू के E, और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस इधर का नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए, आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करिए। स्टूडेंट्स, आप जब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी। A, इक्वेशन 2 को देखना है, और डेल्टा U जो लिखा है उसको मैं इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता हूं, तो K EB इक्वल टू K इंटू E, K से K कैंसल, और EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई A। और अगर आपको याद हो तो हमने यही फॉर्मूला किरचॉफ्स लॉ में पढ़ा है। EB क्या है, EB है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, इक्वल टू E क्या था, इमिसिव पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी, और क्या है, A क्या है, एब्सॉर्बिंग पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी। और इन सब के लिए एक चीज ध्यान रखना है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल होगी। तो प्लीज आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये डेरिवेशन आप पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो व्हाट इज द किरचॉफ्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट। सो प्लीज इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात करेंगे स्टीफन्स लॉ की। ठीक है, स्टीफन्स लॉ क्या है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। सपोज करो कि यहां पर एक कोई हाई टेम्परेचर बॉडी है, या हॉट बॉडी कह लीजिए, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब आप इसको एक सराउंडिंग में लाके रख दोगे, सराउंडिंग मतलब
जहां पर रूम टेम्परेचर हो। सपोज करो इस बॉडी का टेम्परेचर है T इक्वल टू 400 केल्विन और T नॉन आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो कि मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि आप कह लीजिए कि 300 केल्विन के आसपास। इसको ना आप थोड़ा और ज्यादा कर लीजिए, 800 केल्विन है। अब एक हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर 800 केल्विन है और उसको आप सराउंडिंग में जहां का टेम्परेचर कितना मैंने आपको बता दिया है 300 केल्विन, यहां पर लाकर आप रख दोगे, ठीक है। तो ये जो हॉट बॉडी है, इस हॉट बॉडी में से हीट एनर्जी रेडिएंट होगी, यानी कि बाहर निकलेगी, इमिट होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? और जब हॉट बॉडी में से हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, दैट मींस कि हॉट बॉडी क्या हो रही है, कूल हो रही है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, जब किसी भी हॉट बॉडी को आप सराउंडिंग में या रूम टेम्परेचर पर लाकर रख दोगे तो वहां पे हीट एनर्जी एक्सचेंज होने लग जाएगी, और उस हीट एनर्जी को एक्सचेंज होने की वजह से ये जो हॉट बॉडी है कुछ टाइम में या कुछ समय के बाद ये बॉडी कूल हो जाएगी। यानी एक्चुअली हम स्टीफन्स लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं, कूलिंग मेथड, कि बॉडी कूल कैसे होगी, ठीक है ना। और स्टीफन्स लॉ आपको तब अप्लाई करना है जब टेम्परेचर डिफरेंस, यानी आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तभी आपको स्टीफन्स लॉ का यूज करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होगा तो वहां पे हम न्यूटन कूलिंग लॉ की स्टडी करेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे स्टीफन्स लॉ पे। तो स्टीफन्स लॉ बेसिकली क्या होता है, कूलिंग लॉ है ना। कोई भी बॉडी कूल कैसे हो रही है, कूलिंग लॉ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, स्टीफन्स लॉ में स्टेटमेंट में कहते हैं कि द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत इजी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इस तरीके से लिखिए, सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी, पहले लिख लीजिए, ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली proportional to fourth power of temperature, fourth power of temperature। अगर इस स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। Q क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, Q है यहां पर एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू एरिया is directly proportional to T की पावर 4। क्या है ये, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इस रिलेशन को हम प्रूफ करके नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आप बीएससी करोगे या इंजीनियरिंग में आप थर्मल फिजिक्स की स्टडी करोगे वहां पर इसका प्रूफ है, ठीक है ना। बट हमारे जेई नीट लेवल पर इस स्टेटमेंट का कोई प्रूफ नहीं है, इसको आपको डायरेक्टली ही स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, Q बाई T इंटू A, अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहां पर आएगा सिग्मा इंटू टी की पावर 4, और इस सिग्मा को हम कहेंगे स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसका SI यूनिट बनता है, SI यूनिट। एक और चीज, स्टीफन्स कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी ये सभी बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं आप, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। SI यूनिट होगा वेट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। क्या होगा, देखो Q बाई T
मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसका यूनिट हो जाता है वैट, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, तो केल्विन की पावर 4, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो वैट मीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -4। स्टूडेंट्स, स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली होती है, क्योंकि कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स होगी इसकी, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वैट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। तो ये वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो कुछ भी डिस्कशन है ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी के लिए, या यूं कहूं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी। स्टूडेंट्स, Q बाई टी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, और Q बाई टी को मतलब मैं इस तरीके से लिख लेता हूं U क्या है, U इक्वल टू Q बाई टी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आप लिखेंगे U इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ये है ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार बॉडी क्या हो, ब्लैक हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक। ओके, इफ बॉडी इज नॉट ब्लैक बॉडी, तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा, U इक्वल टू सिग्मा E A T की पावर 4। आप इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप सोचेंगे ये E क्या है? स्टूडेंट्स, ये होता है इमिसिविटी, है ना, ये क्या है स्टूडेंट्स, इमिसिविटी। और जो E की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ E लाइज बिटवीन 0 to 1, लाइज बिटवीन 0 to 1। ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर ब्लैक बॉडी E की वैल्यू 1 होती है, और E फॉर इमिसिविटी, और A को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव, वो भी क्या होती है, 1 ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन कोई और दूसरी बॉडी होगी, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और जो इमिसिविटी है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ठीक है। और ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बॉडी के लिए E और A दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, इमिसिविटी एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। चलिए, तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पे एक बार फिर से, ये एक आपकी हॉट बॉडी है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर T है, और इस बॉडी को मैंने जिस सराउंडिंग में रखा है उसका टेम्परेचर T नॉन है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। और ये क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, T ग्रेटर देन T नॉन, ये कंडीशन थी। देखो स्टूडेंट्स, द एनर्जी emitted by body per unit time is U इक्वल टू क्या है? सिग्मा E A T की पावर 4, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो बॉडी एनर्जी को इमिट करता है।
अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉन है तो सराउंडिंग में जो टी नॉन टेम्परेचर है उससे निकलने वाली हीट वो हॉट बॉडी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी बॉडी जो हॉट बॉडी है यहां से जो थर्मल रेडिएशन निकल रहे हैं वो तो निकलेंगे, क्यों, क्योंकि इस बॉडी का टेम्परेचर टी है। साथ ही साथ सराउंडिंग से भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हॉट बॉडी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। द एनर्जी एब्जॉर्ब by body per unit time from surrounding is U non equal to sigma E A T non की पावर 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। The net loss of energy per unit time is delta U equal to U minus U naught। क्लियर है? अब वैल्यू पुट अप करिए यहां पे। डेल्टा U, जस्ट अ मिनट, डेल्टा U इक्वल टू होगा, U की वैल्यू क्या है, E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस सिग्मा E A T नॉन की पावर 4। क्लियर है? तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ई एक कॉमन आ जाएगा, टी की पावर 4 माइनस टी नॉन की पावर 4, यानी कि चेंज इन एनर्जी, या आप कह सकते हो लॉस ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 माइनस टी नॉन की पावर 4। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बनता है, ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ये नेट कूलिंग लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इमिसिव पावर, किरचॉफ्स लॉ और स्टीफन्स लॉ की स्टडी की है। ठीक है, और मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम न्यूटन कूलिंग लॉ, ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।